के महायुद्ध का पहला इम्तिहान शुरू हो चुका है और इस वक्त मतदाता अपने घरों से बाहर निकले हैं, बढ़ चढ़कर इस वक्त वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ इस वक्त हमारे साथ असम से जुड़ चुके हैं असम के प्रभारी बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल जी फोन लाइन पर। सुधांशु जी, बीजेपी अपने आप को असम में कहां देख रही है इस वक्त? बीजेपी के बारे में असम की जनता में जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। नमो नमो का जो मंत्र है इस समय पूरे असम में ऐसा गाया जा रहा है और ऐसा उत्साहित है असम की जनता। उनको लगता है बड़ी मुश्किल से कांग्रेस के कुशासन से उनको निजात मिलने वाली है। नरेंद्र भाई की जितनी भी यहाँ पे रैलियां हुई है चुनाव की, उन रैलियों में जिस तरह से बढ़ चढ़ के असम की जनता ने समर्थन दिखाया अपना, उससे भावविभोर हो गई है भाजपा। नीचे के लेवल पे अभी तक सारे चुनाव के पंडित जो हैं वो गणित में चलते हैं कि गणित ये कहती है, गणित ये कहती है, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि चुनाव में एक केमिस्ट्री नाम की भी चीज होती है। लोगों की केमिस्ट्री क्या है? तो लोगों की केमिस्ट्री यहाँ चुनाव पंडितों की गणित को फेल करने वाली है। भाजपा को जो समर्थन मिल रहा है और जो जितनी सीटें आने वाली हैं वो सबको चौंका देंगी। यहाँ के परिणाम जो हैं, कांग्रेस को ये बड़ी उम्मीद है कि आसाम में शायद वो अपनी स्थिति बरकरार रखेंगी, लेकिन इस स्थिति जो होती जा रही है उसमें इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। यहाँ नहीं, पिछली बार आपका प्रदर्शन रहा था सुधांशु जी, उसके पीछे असम गण परिषद की भी बड़ी भूमिका थी। इस बार आपका अलायंस नहीं है, 3 अलग अलग खेमे लड़ रहे हैं, बल्कि 4 अलग अलग खेमे। ऐसे में तो बीजेपी को नुकसान ही होगा ना। दीपक जी, जैसे मैंने कहा ना कि ये गणित वाली बात हो गई, लेकिन जब जनता मन बना लेती है ना तो सारी गणित फेल हो जाती है। इस समय यहाँ पे नमो की आंधी नहीं सुनामी चल रही है, क्योंकि मैं तो बहुत घूमा हूं अभी और नीचे तक के स्तर पर गांव गांव चले जाइए आप, वहां पे सब जगह एक ही नाम चल रहा है, नमो नमो, नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। तो ऐसी स्थिति में जितनी गणित है, एजीपी का क्या होगा, एयूडीएफ का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये इसकी वोट काटेगा, वो उसकी वोट, कुछ नहीं चलने वाली है। जब जनता के मन से एक संगठन उतर जाता है और जनता के मन में एक नेतृत्व जो है प्रिय हो जाता है, तो फिर ये सारी गणित धरी की धरी रह जाती है। इस समय भाजपा की और नरेंद्र मोदी जी की केमिस्ट्री चल रही है यहाँ पे। सुधांशु जी, मेरा एक सवाल है। सुधांशु जी, मैं मानस बनर्जी बोल रहा हूँ। जी मानस जी। अच्छा सुनिए, बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने जब डिब्रूगढ़ में गए थे तो उसमें रैली में उन्होंने जो भाषण दिया उसमें एक बात उन्होंने कहा कि मैं वो सारा टी गार्डन को जितना गैदरिंग हुआ था, उन्होंने कहा आप लोग टी गार्डन का यहाँ पे लेबरर्स है, काम करता है, चाय बनाता है, मैं तो खुद चाय वाला का बेटा हूँ, तो हमारा आपका खानदान एक ही है, आप मुझे वोट दीजिए। इसका असर कितना पड़ा है आप बताइए। स्वाभाविक है ना, जो चाय बागान का कर्मचारी है उसका भावनात्मक संबंध एकदम से बन गया। हमें हमेशा, जो मैंने कहा ना, गणित में अभी तक क्या गणित चलती थी, नहीं भाई चाय बागान वाला जो है वो कांग्रेस को वोट देगा, लेकिन ये गणित इस केमिस्ट्री से फेल हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं चाय बागान, आप लोग चाय बागान में काम करते हो, मैं तो चाय वाला का बेटा हूं, मैं चाय बेचता था। उसी चीज ने एकदम से, जिसका कहते हैं बिजली का करंट, चाय बागान के कार्यकर्ताओं के बीच में लगा दिया। और तभी मैंने आपसे कहा कि चौंकाने वाले नतीजे इसलिए निकलेंगे। चाय की प्याली की जीत हो जाएगी फिर इस बार। अब की तो चाय की चर्चा और चाय की प्याली दोनों जीत रही है। सुधांशु जी, अवधेश कुमार बोल रहा हूँ, इसका मतलब अगर सरकार बन जाएगी तो चाय प्रमुख सरकार होगी आपकी। बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होनी चाहिए। चाय जो है हिंदुस्तान की संस्कृति का अहम अंग है और उसके प्रति लोग आशावान हो, उत्साहित हो, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। सुधांशु जी, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आप बड़ा नमो नमो कर रहे हैं कि नमो की लहर है, नमो की हवा है। ये नहीं हमको भूलना चाहिए कि लंबे समय से असम के अंदर कांग्रेस का शासन है। तरुण गोगोई वहां के सबसे बड़े वोट मैनिपुलेटर माने जाते हैं, सबसे बड़े जुगाड़ू माने जाते हैं, और साथ ही साथ उनके बेटे की भी किस्मत यहाँ पर दांव पर है। और तीसरी बात यह कि यहाँ के असम से ही भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आते हैं। आपको नहीं लगता है तीनों फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है और वहां पर एक पॉजिटिव फैक्टर कांग्रेस के पक्ष में करने वाले हैं? ये तीनों फैक्टर जो आपने बताए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो मैं खुद ही कह रहा हूँ, क्योंकि इतने लंबे काल में इन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं करा
उसकी कुंठा और उसका आक्रोश जो है इस समय जनता के अंदर बहुत ज्यादा है। शायद यही इनका अभिशाप है और हमारा वरदान है कि इतने लंबे अरसे तक मनमोहन जी असम के प्रतिनिधित्व करते रहे और असम को कुछ दिया नहीं। तरुण गोगोई आज 13वें साल में यहाँ राज कर रहे हैं और यहाँ की जनता के लिए कुछ नहीं कर पाए। यही आक्रोश इनके कुशासन का प्रतिबिंब है और नरेंद्र मोदी जी इसी वजह से उम्मीद के किरण बन गए हैं। और जैसा मैंने कहा, चाय वाले के लिए तो चाहिए कि कोई अपना भाई जब अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो हमारी स्थिति जो है बिल्कुल ही ठीक होगी। ये उम्मीद जो है एक बहुत बड़ी उम्मीद जागी है। तो इस अभिशाप और इस उम्मीद के बीच का संघर्ष जो है वो भाजपा के पक्ष में जाने वाला है। तो चलते चलते अब नंबर्स बता दीजिए, कितने नंबर पे जीतेंगे आप? मैंने कहा जादू का पिटारा 16 तारीख को खुलने दीजिए। इतना कह सकता हूं कि आज तक जो नहीं हुआ वो होने वाला है। सुधांशु जी, मैं दीपक दीवान बोल रहा हूँ। जी दीपक जी नमस्कार। एक चीज बताइए, एक जो माइनॉरिटीज ऑफ असम जो हैं, हाँ, मुस्लिम्स भी हैं, ट्राइबल्स भी हैं, उनके लिए बीजेपी ने क्या पैकेज ऑफर किया उनको? ऐसा है, भाजपा जो है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच में कोई फर्क नहीं करना चाहती, क्योंकि हमारा मानना है कि हमें जो भी देना है हर हिंदुस्तानी को देना है। ये भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति जो है उसके बिल्कुल खिलाफ है और उसमें हम नहीं करेंगे। हम हर हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी की तरह देखेंगे और हमारा मानना है कि हर हिंदुस्तानी का हक है कि उसका विकास होना चाहिए, उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होना चाहिए, उसकी हर सहूलियत जो है उसमें उसकी मदद होनी चाहिए। इसलिए ये कहना कि ये अल्पसंख्यक है, ये बहुसंख्यक है, इस छोटे छोटे दायरे में देश को विभाजित करना जात के नाम पे, धर्म के नाम पर, मुझे लगता है ये प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अभिशाप हो जाता है। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा हर एक सबको न्याय, सबका विकास, तुष्टीकरण किसी का नहीं। इसीलिए हम इस तरह को इस संकीर्ण दृष्टिकोण से इस सारी राजनीति को नहीं देखना चाहते हैं। विदेशियों का जो इशू है वो असम को कितने टाइम से लाइव रखा है इस इशू को, आपकी पार्टी क्या करेगी? इस इशू में जिसको पॉलिटिकल विल कहते हैं जी, वो चाहिए। अभी भी असम के लिए सबसे बड़ा जो अभिशाप है वो बांग्लादेशियों का इन्फिल्ट्रेशन है जी, घुसपैठियों का। इस घुसपैठ को रोकने के लिए आपको वोट बैंक पॉलिटिक्स के ऊपर उठना पड़ेगा। अभी तो एक साजिश रहती है कि भाई ये आएंगे, ये हमें वोट देंगे, इसलिए ना रोको इनको। लेकिन असम की जनता का आक्रोश इसी बात का है कि हमारा चरित्र जो था असम का वही बदल गया। यहाँ की डेमोक्रेसी चेंज हो गई है, यहाँ का कैरेक्टर चेंज हो गया, यहाँ के कल्चरल एथॉस पे फर्क पड़ गया है। और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करी जा रही थी। तो जहां तक भाजपा का सवाल है और नरेंद्र मोदी सरकार का सवाल है, इस बारे में हमारा एक मत है कि हम किसी भी तरीके से बांग्लादेश बॉर्डर की इतनी सख्त निगरानी करेंगे कि वहां से घुसपैठी का आना जो है वो संभव नहीं होने वाला है। काफी महत्वपूर्ण बातें सुधांशु जी आप कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए और अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें असम से आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जिस तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, दरअसल यूपी में इस वक्त अमित शाह और राजस्थान में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी उसी तरह की राजनीति करती हुई नजर आ रही है। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ प्रमोद तिवारी जुड़ चुके हैं जो कि मैनेजिंग एडिटर हैं प्रातः खबर अखबार के। प्रमोद जी, आपसे ये सवाल है, लोगों का जितना उत्साह इस वक्त हमें नजर आ रहा है, चूंकि हम तस्वीरें भी लगातार देख पा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है इस बार के चुनावों में वहां की जनता को? चुनाव में तो जैसे सारे देश की तरह असम में भी विकास का मुद्दा ही प्रमुख है। हालांकि सुधांशु जी विदेशी घुसपैठ की बात कर रहे थे, विदेशी घुसपैठ का मुद्दा तो हमेशा ही असम में रहा है। बांग्लादेश की सीमा से अवैध रूप से, निर्बाध रूप से विदेशी चले आते हैं और कांग्रेस की सरकार या वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है, किंतु इस बार मुख्य मुद्दा विकास का ही है। इस बार मुख्य मुद्दा विकास का ही है, तो विकास के ही नाम पर तरुण गोगोई 13 साल से या 11 साल से चले जा रहे हैं। क्या उन्होंने राज्य का कोई विकास नहीं किया? नहीं, तरुण गोगोई जी तो दावे करते हैं राज्य का उन्होंने विकास किया है। पैरामीटर्स भी उन्होंने दिखाए हैं, गुजरात के तुलनात्मक विज्ञापन भी यहाँ के अखबारों में उन्होंने छपवाए हैं कि गुजरात से ज्यादा विकास असम में हुआ है। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि वो विकास जमीन पर नजर नहीं आता। जमीन पर नजर नहीं आ रहा है, जमीन पर नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब हुआ नहीं है। विकास
जितना विकास होना चाहिए था, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है, उतना विकास राज्य में नहीं हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि वोटर्स का टिल्ट नरेंद्र मोदी की तरफ होगा, क्योंकि उनके हिसाब से गुजरात मॉडल असम मॉडल से ज्यादा सक्सेसफुल है? मुख्य मुकाबला तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही है, पर असम का जो वोटिंग पैटर्न है और यहाँ की जो पॉपुलेशन का जो वोटिंग का जो पैटर्न है यहाँ का, वो किंतु भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कई सीटों के ऊपर नहीं जाता है। मोदी की हवा तो यहाँ जरूर है, पर मोदी नए वोटर तो खड़े नहीं कर सकते हैं ना। तो असम गण परिषद और पॉपुलेशन का जो वोटिंग का जो पैटर्न है यहाँ का, वो किंतु भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कई सीटों के ऊपर नहीं जाता है। मोदी की हवा तो यहाँ जरूर है, पर मोदी नए वोटर तो खड़े नहीं कर सकते हैं ना। तो असम गण परिषद और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऐसे में क्या करेगी यहाँ पर? बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ने कांग्रेस के साथ में टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग की है, डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग उनकी नहीं हुई थी। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार मुसलमानों की गलती से जीतता है तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। ये काफी बड़ा बयान उनका था और उन्होंने संदेश दे दिया अपने मतदाताओं को कि उन्हें किस तरह वोटिंग करना है। किंतु असम गण परिषद और भारतीय जनता पार्टी के बीच में किन्हीं कारणों से चुनावी तालमेल नहीं हो पाया और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आज भी असम गण परिषद के पक्ष में राज्य का 8 से 9% मतदाता है। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि असम गण परिषद से अलायंस न करना बीजेपी की एक बहुत बड़ी गलती थी? हाँ, ये बीजेपी की रणनीतिक चूक थी। हालांकि दिल्ली वाले चाहते थे, आलाकमान चाहता था कि असम गण परिषद के साथ में चुनावी तालमेल हो, पर प्रदेश स्तर के जो नेता थे वो इसके पक्ष में नहीं थे। उसका एकमात्र कारण उनका ईगो और वन अपमेनशिप की भावना थी। सर्वानंद असम गण परिषद से जुड़े हुए थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी में आए, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। वो नहीं चाहते थे कि असम गण परिषद के नेता भी भाजपा के कुनबे के नीचे आए और उनका जो प्रभाव राज्य में कम हो जाए। शायद इसीलिए उन्होंने असम गण परिषद के साथ में किसी भी तरह का तालमेल नहीं किया और आज ये बात किंतु भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के विपक्ष में जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने का। तो चित्रा, बड़ा सिंपल एनालिसिस था और बड़ा सटीक एनालिसिस था कि कहीं ना कहीं असम गण परिषद के साथ अंडरस्टैंडिंग न करने से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी हो सकता है इन तमाम सीट्स पर। अब मोदी की हवा तो वो बता रहे हैं, लेकिन मोदी की हवा वोटों में कितनी कन्वर्ट हो पाएगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के डॉक्टर सर्बानंद सोमवाल जी फोन लाइन पर इस वक्त असम से हमारे साथ। डॉक्टर सर्बानंद जी, ये बताइए कि बीजेपी अपने आप को इस बार के चुनावों में असम में कहां देख रही है? ये बढ़िया पोजीशन में आएगा बीजेपी। असम का लोगों ने ये तय कर लिया है कि बीजेपी एकमात्र विकल्प है कांग्रेस का और बीजेपी सुशासन ला सकता है, इसलिए लोगों ने तय कर लिया अगर असम को समृद्धिशाली करना है तो बीजेपी एकमात्र विकल्प है। सर्बानंद सोनोवाल जी, सबसे बड़ा सवाल ये कि आपका असम गण परिषद से अलायंस नहीं हो पाया और लोग ये कहते हैं कि केंद्र के नेता तो चाहते थे लेकिन आप नहीं चाहते थे कि अलायंस हो, इसीलिए आपने इस अलायंस को नहीं होने दिया। ऐसा कोई बात नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, ये तो हमारा सबका निर्णय है। तो हम लोग अभी असम में कोई बहुत अलग किसी सोनोवाल जी, मैं दीपक दीवान बोल रहा हूं। आप पहले एजीपी में थे, अब 2011 में एजीपी छोड़ के बीजेपी में आए, आपने एजीपी क्यों छोड़ी? कट गया थिंक। चलिए, दोबारा से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और इस सवाल का जवाब हम जरूर लेंगे, लेकिन आपसे हम समझ लेते हैं ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने। सर, जो सवाल आपने खड़ा किया, जो पूछा था उनसे। सी, पॉलिटिक्स में क्या पॉलिटिशियन क्या देखता है? अपना गेन देखता है सबसे पहले। तो वही हम इनसे पूछना चाह रहे हैं कि आपने क्या देखा बीजेपी में? उन्होंने छोड़ा और उसका फायदा मिल गया उनको, असम का प्रेसिडेंट बना दिया गया। एजीपी अंदर से विभाजित पार्टी रही है। देखो, एजीपी के अंदर जो है ना, जैसे ही आम आदमी पार्टी से तो नहीं कहेंगे, वो एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, उसने काम किया, लेकिन उसकी इंटरनल सिचुएशन ऐसे ही बड़े बड़े नेता इस बार भाजपा में आए हैं। जो उसके बड़े नेता थे इस बार भाजपा में आए हैं और वो इस बार वो उनके साथ जो है वोटर भी आया है। बीजेपी इसीलिए थोड़ी आश्वस्त। हाँ, इसीलिए कुछ 3-4 सीट पर जरूर होगा, लेकिन बाकी सीटों पर समझौते न होने
होने का असर होगा वो अब नहीं स्वीकारा जा सकता है। एजीपी में सालवाद सब आ गए हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है, प्रफुल्ल मोहन तो छोड़ के अभी एजीपी में है ही नहीं कोई। कौन है? कोई नहीं है, सब छोड़ के चला गया। लेकिन एजीपी का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प रहा है। 1985 में विधानसभा चुनाव में इसकी आधी चली थी और 35% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 22%। लेकिन अनुज जी, वजह क्या नजर आती है? क्या असम गण परिषद ने अपने आप को खुद कमजोर कर लिया है? इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन डॉक्टर सर्बानंद जी हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से आपका सवाल। सोनूवाल, मैं दीपक दीवान बोल रहा हूँ। हाँ, नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छा, आपसे मेरा एक सवाल है। आप तो एजीपी में थे। हाँ। 2011 में शायद आपने एजीपी छोड़ी। हाँ। आपने एजीपी क्यों छोड़ी, हम जानना चाहेंगे। आपको क्या लगा कि एजीपी जो बांग्लादेशी घुसपैठे के खिलाफ जिस लड़ाई के लिए एजीपी का गठन हुआ था जी, तो जब उन्होंने इस सारे मामले को, सारे मुद्दे को मतलब समझौता किया, तो उसका उन्होंने दिशा खो बैठा। बीडीसी की घुसपैठी के खिलाफ लड़ने के लिए असम के लोगों ने एजीपी गठन किया था जी। तो इसलिए जब बांग्लादेशी घुसपैठी के खिलाफ उनका जो मजबूती कार्रवाई करना चाहिए था, वो नहीं कर पाया, वो बीच में कहीं खो गया। तो इसलिए मेरा यही मानना था कि बीजेपी एकमात्र विकल्प है जिसके जरिए हम असम से विदेशी घुसपैठिया को हम निकाल सकते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिया को। मगर अभी आप घुसपैठियों को कैसे निकालोगे जिनको अब वोटिंग कार्ड्स मिले हुए हैं, लैंड पट्टे मिले हुए हैं? नहीं, घुसपैठिया अभी भी मतलब इंडो बांग्ला बॉर्डर ओपन है, अभी भी लाखों मतलब भारी मात्रा में घुसपैठिया है। अगर सरकार का मतलब सही कदम उठाया जाए तो ये संभव है। ये सरकार ने मतलब कांग्रेस ने उसको मतलब मौका दिया है। मैं मनोज बनर्जी कोई आसू, मैं मनोज बनर्जी कोई आसू दिल्लीर पड़ा। हाँ भाई এটা কথা মই কম যে আমার যেবার যে বাংলা আপনি বিজেপি আপনি যে করে অনেক ইস্যু উঠালে, কিন্তু একটা সবচেয়ে বড় ডাঙর ইস্যু যেটা নরেন্দ্র মোদীও করে, কিন্তু এই যে আমার যে হিন্দু বাঙালি যে মাইগ্রেট করে আহিছে অসমৰ পৰা, এই বাংলাদেশের পৰা, তার যে 3 লাখের বেশি যে আমার ভোটার যে ডাউটফুল ভোটার আছে, आप अपना सवाल पूछते हमारे दर्शकों। ডাউটফুল ভোটার আছে তার ভাবে আপনি কি করেছেন? বিজেপির কি স্ট্যান্ড হবো? प्लीज आंसर व्हाट इज द स्टैंड ऑफ बीजेपी अबाउट दी व्हाट इज द स्टैंड? हाँ, बीजेपी का स्टैंड क्या है जो हिंदू बंगाली बीजेपी स्पष्ट भावे কৈছে যিবিলাক মানুহক जो जिसको बांग्लादेश से उसको भगाया गया है, तो ये जो हिंदू बंगाली है उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा हिंदुस्तान में। बस बात। आपने असम गण परिषद को कितना ध्वस्त किया है बीजेपी में आने के बाद, ये हम लोग जानना चाह रहे हैं ताकि एक अंदाजा निकले कि आपकी ताकत कितनी बड़ी है। आप देखते रहिए, अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, आप देखते रहिए। नहीं, चुनाव नहीं, असम गण परिषद से आप आए हैं, उनके बड़े नेताओं को, छोटे कार्यकर्ताओं को एक मोटा मोटी कितना तोड़ के भाजपा की ओर ले आए हैं आप, उनके वोटरों को? बहुत भारी मात्रा में आया है, ग्रासरूट का भारी मात्रा में उनका कार्यकर्ता ज्वाइन किया है हमारा पास, और साथ साथ में बड़े नेता भी, प्रमुख नेता भी ज्वाइन किया है, आपको मालूम है। यानी सोनोवाल जी, हम ये माने कि आपका एजीपी से गठबंधन होने से कोई बड़ा व्यापक नुकसान नहीं होगा वहां पर? नहीं, हम लोगों ने देखिए, एक बात है कि बीजेपी ने एक मतलब अपना जो मकसद तय कर लिया है कि हमें लड़ना है विदेशी के खिलाफ। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यही है। तो असम के जो भी हमारे लोकल लोग हैं, तो उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है विदेशी घुसपैठी की वजह से। तो इसके खिलाफ जो पॉलिटिकल पार्टी लड़ाई करेगा, उसके साथ ही असम का लोग रहेगा। तो इसलिए असम का तो लोग बीजेपी को साथ देने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि बीजेपी एकमात्र पार्टी है जो विदेशी घुसपैठी के खिलाफ लड़ सकता है। लेकिन डॉक्टर सर्बानंद जी, एक सवाल ये है, 2011 के विधानसभा चुनावों को हम देखें तो बीजेपी को सिर्फ 11.5% वोट मिले थे, जबकि तकरीबन 40% वोट कांग्रेस पार्टी के खाते में गए थे। कैसे तोड़ेंगे इस तरह से? कैसे अपने पाले में लाएंगे आप वहां की जनता को? आप देखते रहिए, क्योंकि मोदी जी जब आ गए तो मोदी जी पर मतलब लोगों का काफी विश्वास आ गया है। तो अभी मोदी जी जब देश का नेतृत्व लेंगे तो हमारा जो मतलब समस्या है, इस समस्या का परमानेंट हल निकलेगा, ये लोगों का विश्वास है, मानना है। तो इसलिए इसको मानते हुए इस बार असम के लोग सिर्फ बीजेपी को ही वोट डालेंगे। आप क्या लैंड ट्रांसफर एग्रीमेंट जो बांग्लादेश के साथ हुआ, ये आप कैंसिल कर देंगे क्या?
आप सत्ता में आने से बीजेपी। एक सेकंड, पार्टी ने स्टैंड क्लियर कर दिया, किसी भी हालत में हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। सोनोवाल जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए। बिल्कुल, असम से हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष चमन सिंह ब्रह्मा जी जुड़ चुके हैं। चमन सिंह जी, आपसे मेरा ये सवाल है, कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहां देख रही है इस वक्त असम में? देखिए, आम में तो कांग्रेस का जय जय मैं है। हाँ, यहाँ कोई बीजेपी का इतना प्रभाव नहीं है जो सोचते हैं लोग। तो यहाँ तो कांग्रेस का ही मतलब राज है और कांग्रेस चलेगा, यहाँ बीजेपी का यहाँ कोई आता पता नहीं है। जो थोड़ा बहुत देखा है ना, बीजेपी था ही नहीं तो इधर, तो इसलिए सोचता है कि तो बीजेपी यहाँ थोड़ा ग्रो हुआ है, लेकिन यहाँ कांग्रेस का राज है, कांग्रेस ही आएगा इधर। डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी तो इधर है ही नहीं। ऐसा लग रहा है उनका फोन कट गया है। डॉक्टर सर्बानंद जी, सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है दीपक जी, बार बार बीजेपी इस बात का दावा तो कर रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोग, लेकिन जो 2011 की वोट प्रतिशत की बात करी थी, सबसे बड़े मुद्दे की अगर हम बात करें तो वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा है और कांग्रेस के लिए वो एक वोट बैंक है। इसीलिए मैं कांग्रेस उपाध्यक्ष से जानना चाहूंगा कि क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के संबंध में उनकी पार्टी की क्या राय है और क्या वो उनको असम के लोगों का एक अंग मानते हैं जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके भारत में आए हैं, जिनके वोटिंग कार्ड हैं? हमारे साथ जैसे ही वो जुड़ेंगे इस सवाल का हम जवाब लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, उसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी दीपक जी। 2011 में जो वोट प्रतिशत का फर्क था कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, उसको क्या बीजेपी पाट पाएगी इन इलेक्शन में? देखिए, वोट प्रतिशत का जो पक्ष की बात कर रहे हैं, अगर वाकई में जो बात कही जा रही है कि नरेंद्र मोदी की लहर नहीं सुनामी है, तो सुनामी में तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। सुनामी तो कई किलोमीटर तक आती है। अंडमान निकोबार, मैंने देखा था सुनामी में अंडमान निकोबार आइलैंड को पूरा का पूरा बहा कर ले गई, निकोबार आइलैंड पूरा बहा कर ले गई, अंडमान के कई सारे टापू वो बहा के ले गई, कार निकोबार को बहा के ले गई। वहां पर जितना भी स्टेब्लिशमेंट था वायुसेना का, उसको उसने तहस नहस कर दिया। प्लेन नहीं उतर पा रहे थे, पूरी एयर स्ट्रिप टूट गई थी, वहां की पूरी एयरफोर्स की जो कॉलोनी थी वो टूट गई थी। तो अगर सुनामी की बात करें तो सुनामी में तो कुछ भी संभव है। लेकिन जहां तक बात हम भारतीय इलेक्शन की करें तो मैं एक बात पर जोर जरूर डालना चाहूंगा चित्रा, और वो ये है, और मुझे लगता है कि अवधेश कुमार जी सहमत भी होंगे मुझसे, कि 2004 के बाद से जनता ने जो भी मैंडेट दिया है वो एक ऐसा मैंडेट दिया है जो मजबूत मैंडेट हो, वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए मजबूत मैंडेट हो। जैसे 206 सीटें उसने कांग्रेस को दे दी 2009 के चुनाव में, एक कंफर्टेबल सरकार बन गई, 5 साल चली। 2004 में उसने इतनी सीटें दे दी कि लेफ्ट के साथ मिलाकर कांग्रेस ने सरकार चला ली, यानी 10 साल उन्होंने सरकार चला ली। उसके बाद से बिहार के 2005 के इलेक्शंस को अगर छोड़ दिया जाए, जिसमें एक किसी की सरकार नहीं बन पाई थी, राष्ट्रपति शासन के बाद फिर से चुनाव हुए थे, उसके अलावा जितने भी चुनाव हुए हैं एक स्पष्ट जनादेश भारत ने दिया है, भारत के लोगों ने दिया है, राज्यों ने दिया है। किसी को उम्मीद नहीं थी, मुलायम सिंह यादव को उम्मीद नहीं थी कि वो 200 सीटें पार कर जाएंगे। समाजवादी पार्टी इन चुनाव में, इन हालात में 2012 के अंदर हुए थे, वहां पर उनको खुद को उम्मीद नहीं थी। तो मुझे लगता है मायावती को भी नहीं थी कि वाकई वो 202 का आंकड़ा जो है 202 का आंकड़ा पार कर लेंगी। तो ऐसे में असम के अंदर टक्कर देखना, वोटों के परसेंटेज के डिफरेंट को देखना, यहाँ पे सुधांशु मित्तल की बात मैं मानूंगा कि आर्थमेटिक चुनाव का अलग होता है और केमिस्ट्री चुनाव की अलग होती है। तो हम अंक गणित तो देख रहे हैं, लेकिन उसका जो रसायन शास्त्र है वो नहीं देख रहे हैं। अब ये केमिस्ट्री में नरेंद्र मोदी की चाय कितना कैटलिस्ट या उत्प्रेरक की भूमिका अदा कर पाती है, ये निसंदेह देखने वाली बात होगी। एक बात और जरूर मैं आप सब लोगों के पास आऊंगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और इस बीच हमारे साथ डॉक्टर सर्बानंद जी फिर से जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं असम के। इन सभी से चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।